Welcome to the YouTube चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ ली थी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनने वाली कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ ली थी, जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस, एक संयुक्त वाक्य बनाती है। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो बनती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आपको बता दी थी क्या होती है, फिर से बता देता हूँ रिमाइंडर के लिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ही होती है। उसकी परिभाषा में कि कम से कम दो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, मतलब कम से कम दो सिंपल सेंटेंस से जुड़कर बनती है, और दोनों में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, वो बस एक ही है, वो है डिफरेंस ऑफ कंजक्शंस बाय विच अ कोऑर्डिनेट क्लॉज और अ सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स। तो जिससे कोऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होती है या फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होती है, उस कंजक्शन का ही डिफरेंस है, बाकी सारी परिभाषाएं सेम है। तो अगर हमें कंजक्शन पता है कि किस कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है या किस कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, तो हम बड़ी आसानी से क्लॉज पहचान सकते हैं। और अगर हम क्लॉज पहचान लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज सारी पढ़ चुके थे चारों, और अब हमें पढ़नी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो प्रकार है देखते हैं। क्लॉज हम पढ़ चुके हैं, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है और इसके काइंड्स। क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। ये अपने को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है, आश्रित रहती है एक बात, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका पहला प्रकार है नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य। इसका दूसरा प्रकार है एडजेक्टिव, कुछ लोग इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज अलग अलग है, बिल्कुल अर्थ मतलब इनके अलग होते हैं। एडजेक्टिव विशेषण होता है और ये विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की, अपने से पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन की। तो इसको कहते हैं हम लोग विशेषता सूचक वाक्य शब्द, और उनसे स्टार्ट होने वाली विशेषता सूचक उपवाक्य। लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, उसका अर्थ अलग होता है। तो शब्द का अर्थ अलग होने के कारण वो अलग चीज दर्शाती होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। इसलिए हम एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज ही कहें, क्योंकि एडजेक्टिव चीज अलग है। एडजेक्टिव के प्रकारों में एक रिलेटिव एडजेक्टिव होता है। हम एडजेक्टिव एक मुखिया की तरह है, और उस मुखिया के अंदर काम करने वाले घटकों की तरह हो सकता है एक रिलेटिव वर्ड। इसलिए हम एडजेक्टिव और रिलेटिव कभी नहीं कह सकते। कहने वाले कहते रहते होंगे, लेकिन इसमें कोई समानता नहीं है, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं एक में। तो एडजेक्टिव क्लॉज, जैसे जब एडजेक्टिव आप पार्ट ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच हमारे वीडियो, उस पार्ट ऑफ स्पीच में जो एडजेक्टिव टॉपिक था
विशेषण विशेषण के प्रकारों में मैंने एक रिलेटिव, एडजेक्टिव, सापेक्ष विशेषण, मैंने प्रोनाउन में भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए हैं। तो सापेक्ष वाचक या सापेक्ष सर्वनाम, सापेक्ष विशेषण शब्द ये बताए हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये अलग चीज होती है रिलेटिव और वो अलग होता है। रिलेटिव जो होता है उसमें रिलेटिव जो क्लॉज जहाँ से शुरू होती है उसमें क्या होता है, इन दोनों में एडजेक्टिव और रिलेटिव में क्या अंतर होता है। एडजेक्टिव क्या करता है, अपने से पहले या अपने से बाद आए हुए किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन ये जो रिलेटिव होता है ये अपने से ठीक पहले आए हुए नाउन, जिसे हम लोग एंटीसीडेंट भी कहते हैं, पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द कहते हैं, उसी के बारे में बताता है, बस बाद वाले के बारे में बताता नहीं। तो इस तरह से एडजेक्टिव अलग चीज़ है और रिलेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज अलग चीज़ है। आगे करते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब आप इन शब्दों के हिसाब से देखिए, नाउन क्लॉज क्या करती होगी, नाउन का काम करती होगी। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करती है, एडजेक्टिव का काम करती होगी। एडवर्ब क्लॉज क्या करती होगी, एडवर्ब का काम करती होगी। तो पहला हमारा जो प्रकार है नाउन क्लॉज, वो हम नाउन से स्टार्ट करते हैं, नाउन को देखते हैं। तो जब हम नाउन को देखेंगे तो यहाँ पर हम नाउन क्लॉज पहला नंबर लिखेंगे, मतलब एक नंबर लिखें नाउन क्लॉज। संज्ञावाचक उपवाक्य, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान दीजिए, एक नाउन जो होता है वो नाउन की तरह काम करता है। मतलब नाउन क्या काम करता है, ये जब बात पूछी जाए तो बहुत सारे लोग बताते हैं भाई नाउन जो होता है वो नाम होता है। ठीक है, नाम नाउन है, कोई भी नाम है, मोहन है, या कह दो काऊ, या कह दो स्कूल, ये इमारत का नाम है, किसी किताब का नाम हो गया रामायण, ये नाउन है। तो जो नाम है वो नाउन है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये नाउन आखिर करता क्या है, ये तो इसका परिभाषा है, इसका आकार कैसा होता है, वाक्य में किस तरह का होगा, क्या होगा, लेकिन ये काम क्या करता है। तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई ये कर्ता की तरह काम करता है। तो ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, सच का एक हिस्सा, एक भाग है ये कि ये कर्ता की तरह काम करता है। नाउन काम करता है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ये सच का मात्र एक हिस्सा है। ये सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे काम करता है। वो क्या है वो देखेंगे। तो नाउन का मतलब है द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम इज नाउन, जो नाम है वही नाउन है, इसकी सबसे छोटी परिभाषा नेम इज नाउन। अच्छा, तो जो नेम है वो नाउन है, मतलब नाम है वो नाउन है। अब ये जो नाउन क्लॉज क्या होगी, एक ऐसी क्लॉज, एक ऐसा उपवाक्य जो एक नाम की तरह काम करे। अब एक नाम की तरह काम करे, नाम जो काम करता है नाउन। अब हमें ये देखना होगा कि क्लॉज क्या काम करती है, जब हमें जानना होगा तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाम क्या काम करता है, नाउन क्या काम करता है। तो हम अच्छी तरह का केवल इतना ही जानते हैं कि नाउन एक कर्ता की तरह कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि नाउन क्लॉज भी एक कर्ता की तरह काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी नाउन क्लॉज बहुत सारे काम करती है जो नाउन करता है। वो क्या है देखते हैं, इसके काम क्या है, वाक्य में क्या काम करते हैं। तो इसके काम के आधार पर प्रकार है, काइंड्स अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, फंक्शन मतलब प्रकार में, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस। तो इसके प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज के प्रकार होते हैं इसके कर्ता कार्य के आधार पर। वो है नंबर एक, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, कर्ता की तरह कार्य करता है। तो किसका करता, क्रिया का करता है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्ता का मतलब जो क्रिया को करे,
जो कार्य हो रहा है उसे कौन कर रहा है, क्रिया के कर्ता के रूप में। मतलब क्या है, करने वाला कौन है, कौन, क्रिया में कौन लगाने पर, हु लगाने पर, हु इंग्लिश में हु और हिंदी में कौन लगाने पर जो प्राप्त हो वही कर्ता होता है, सब्जेक्ट हुआ क्रिया के कर्ता के रूप में। ठीक है, क्रिया के कर्ता के रूप में कैसे होगा, देखिए कि ये जो क्लॉज होगी ये हमेशा क्रिया से पहले आएगी, क्रिया के बाद कभी नहीं आएगी। तो ये कम्स, सच टाइप ऑफ क्लॉज कम्स बिफोर, ऑलवेज बिफोर द वर्ब and acts as a subject। कैसे देखिए, मैं वाक्य लिखता हूँ उसमें आप पहचानिएगा। That he will come in time, कि वो समय से आ जाएगा, समय के अंदर, समय से पहले ही आ जाएगा, समय के अंदर आ जाएगा, दिए गए समय वक्त के दौरान आ जाएगा। That he will come in time is known to all। ये बात सभी जानते हैं, ये बात सभी को पता है कि वो समय के अंदर वक्त रहते ही आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये वर्ग है, ये वर्ग है और इसमें हेल्पिंग वर्ग है और ये भी वर्ग है। वाकई में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस बनाया गया है। ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये किसी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं है, यहाँ पर एक क्लॉज ये दैट कंजक्शन से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इस क्रिया के पहले, इस क्रिया के पहले आएंगे। और ये क्या काम कर रही है, होता क्या है कि क्या पता है सभी को, पैसिव वॉइस में जाने के कारण सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है एज। तो क्या होता है, सब्जेक्ट जब एक्टिव वॉइस में होता है तो क्रिया में कौन लगाने पर समझ में आता है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में होता है तो वो क्या से पता चलता है, वो क्या से पता चलता है, तो वो सब्जेक्ट होता है। इसे क्या पता है सभी को, तो सभी को ये पता है कि वह समय के रहते, समय के पहले ही आ जाएगा। तो ये बात सभी को पता है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्रिया के कर्ता को, क्रिया को करने वाले के रूप में ये कार्य कर रही है क्लॉज। तो यहाँ पर ये कौन सी क्लॉज है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, बहुत इसको लिखने की जरूरत है, आप समझ जाएंगे। NSOC, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक और देखिए, what will happen, what will happen, must happen। what will happen, must happen। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक बात देखिएगा कि what जो है ना, यही इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, यही सब्जेक्ट भी है, यही कंजक्शन भी है। तो यहाँ पर what शब्द जो है ये कंजक्शन है और यही एक सब्जेक्ट भी है, दोनों का काम what कर रहा है, इसीलिए इस what के बाद सब्जेक्ट नहीं आया हुआ। आप ऐसा आपको लगेगा कि इस what के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं है क्या, हेल्पिंग तो वर्ब होती है, तो क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, इसमें सब्जेक्ट है और इसका पैटर्न भी SVO ही बना हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही है इस क्लॉज का। तो यहाँ पर ये व्हाट कंजक्शन है, इसके तुरंत बाद ये सब्जेक्ट है, व्हाट ही सब्जेक्ट भी है।
और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और इस तरह से ये एक क्लॉज बन रही है जो इस मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के पहले है और ये मेन वर्ब है। ये जो क्लॉज है इस क्रिया के लिए कर्ता की तरह काम कर रहा है। ये एक नाउन क्लॉज है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन सबऑर्डिनेट, NSOC का मतलब है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये हमारी नाउन क्लॉज का पहला, और ये आपकी जो यहाँ से है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है ये, और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो मतलब इसमें इस क्लॉज का दूसरा हिस्सा की तरह काम कर रहा है। अब आप देखिए सब्जेक्ट टू वर्ब होंगे, इसका दूसरा प्रकार है। इसमें पहला होता है क्रिया के कर्ता के रूप में, दूसरा होता है क्रिया के कर्म के रूप में। मैंने अभी यहाँ पर एक पैटर्न लिखा हुआ है, इस पैटर्न में आप देखिए सब्जेक्ट जो है ना इस वर्ब के आगे रहता है और ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है पीछे। तो इससे आपको इसकी बात समझ में आई होगी दूसरे वाले की। 2 नंबर देखिए, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब क्रिया के कर्म के रूप में। ये जो नाउन क्लॉज होती है, नाउन भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। उसी तरह से नाउन क्लॉज भी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, क्रिया के कर्म के रूप में काम करती है। ऐसे देखिए ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब क्रिया के कर्म के रूप में, मतलब जो क्रिया होती है जो करता है क्रिया को वो तो होता है सब्जेक्ट, और क्रिया जो एक क्रिया को करता है उस करने का जो परिणाम प्रभाव जो निकलता है जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म। अब आप सोचेंगे कि कोई क्रिया का प्रभाव क्या है, कैसे पता लगाएं कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो एक शब्द मैंने भी बताया किसे, किसे और क्या। एक्टिव वॉइस में क्रिया में किसे लगाने पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्ता पता करने के लिए क्रिया में कौन लगाना पड़ता है, तो कौन लगाने पर, एक्टिव वॉइस में कौन लगाने पर कर्ता मिलता है, पैसिव वॉइस में क्या लगाने पर कर्ता मिलता है। ऐसे ही एक्टिव वॉइस में किसे, किसको से सजीव कर्म मिलता है। तो क्या है, क्लॉज के रूप में बहुत कम सजीव और निर्जीव का निर्धारण हो पाता है, इसलिए क्लॉज के रूप में आप किसे, किसको या क्या लगाने पर एक्टिव वॉइस वाक्य होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो जो मिलता है हमको वो हमारी ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज के रूप में ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब हो सकती है। इसमें क्या रहता है कि होम से सजीव, या वाट किसे, किसको, और क्या। आदि लगाने पर ये ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब नाउन क्लॉज बनती है, जो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब की तरह काम करती है। इसलिए उदाहरण देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मोहन said that he would stand first in the class। अब आप देखिए, मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड क्या है, एक वर्ब है,
यहाँ से ये दैट एक कंजक्शन शुरू हो रहा है कि, तो इस जगह से कंजक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये एक जो है आप देखेंगे कि ये एक वर्ब है, ये आप देखिए कि ये एक वर्ब ये है और एक वर्ब यहाँ पर ये देखो, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये, तो मतलब ये दूसरी वर्ब है, ये दूसरे वाक्य की वर्ब है। तो यहाँ पर एक भाग यहाँ पर ये शुरू हो रहा है और एक इसके पहले ये हो रहा है। ये वाला जो भाग है इसमें कोई कंजक्शन है नहीं, तो ये निश्चित रूप से एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, ठीक है, इससे कोई निर्णय नहीं। लेकिन ये जो वर्ब है इसमें हमने आपको बताया था कि किसे या क्या लगाने से अगर कोई क्लॉज मिलती है तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब होगी, नाउन क्लॉज होगी। जैसे भगवान ने कहा, तो किसे कहा तो पता नहीं चल रहा, लेकिन क्या कहा तो इसका मतलब ये क्लॉज होती है ना, क्या लगाने से ही मिलती है, और क्या लगाने से मिले वो एक नाउन क्लॉज है, मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो नाउन क्लॉज हो गई। भगवान ने कहा तो क्या कहा, उसने ये कहा कि वो कक्षा में प्रथम आएगा, यही कहा, यही है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये हो गई आपकी नाउन क्लॉज जो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। और ये है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, बार-बार नहीं, एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा एक वाक्य और देखिए ऊपर एक वाक्य, I will give my property, I will give my property who, I will give my property who will serve me। अब आप देखिएगा इसमें दो भाग हो गए, हूँ जो है एक कंजक्शन भी है और सब्जेक्ट भी है। कुछ शब्द इंट्रोगेटिव शब्द ऐसे होते हैं जो खुद सब्जेक्ट भी होते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो आगे ये हूँ कंप्लीट वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। क्या यह सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ तो सर्व मेन वर्ब आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आगे ही है। WH वर्ड जो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है उसी में सब्जेक्ट छिपा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, वाट में छिपा हुआ था पहला वाक्य जो पैसिव वॉइस में था, तो यहाँ से ये पार्ट शुरू हुआ है। अब आई विल गिव माय प्रॉपर्टी, मैं अपनी संपत्ति दूंगा किसे, किसको? जो, यहाँ होगा मतलब जो मेरी सेवा करेगा। तो यही जो लगाने पर, किसे लगाने पर ये क्लॉज मिल रही है। और मैंने आपको बताया था कि किसे लगाने पर कर्म प्राप्त होता है, सजीव कर्म प्राप्त होता है। ये सजीव कर्म को दर्शाने वाली क्लॉज है। और वाट लगाने पर निर्जीव कर्म प्राप्त होता है। किसे लगाने पर सजीव कर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और क्या लगाने पर निर्जीव कर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। दोनों ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट वर्ब वाली ये नाउन क्लॉज है। इस तरह से आपने देखा कि नाउन क्लॉज में यहाँ पर एक सब्जेक्ट हुआ वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब के रूप में काम किया। इसके आगे अभी इसके 3 पार्ट और हैं। नाउन 3 और तरह से काम करता है। 2 आपने देख लिए, सब्जेक्ट हुआ वर्ब, दूसरा आपने देख लिया ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, तीसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट टू एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म के पूरक के रूप में। चौथा होता है आपका
चौथा आपका है ऑब्जेक्ट टू अपनी पोजीशन हो गया आपका। चौथा आपका केस इन पोजीशन है। और पांचवा आपका है ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट टू एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन चौथा, और पांचवा आपका केस इन पोजीशन। तो ये आपके जो 3 बचे हुए हैं ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।